जो सैलरी स्लिप हर महीने हाथ में आती है उसमें जो नंबर लिखे हैं, क्या हम वाकई इनका मतलब समझते हैं? हो सकता है नहीं, क्योंकि भारत के नए श्रम कानूनों ने सैलरी, या जिसे कानून की भाषा में मजदूरी कहते हैं, उसकी परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। और यकीन मानिए, इस एक बदलाव का असर हर नौकरी पेशा इंसान पर पड़ रहा है। तो एक सीधा सा सवाल, जिसे हम और आप अपनी सैलरी कहते हैं, क्या कानून की नजर में भी वो मजदूरी है? आपको शायद लगे कि हाँ, एक ही बात है, पर अब ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये कोई छोटा मोटा कानूनी बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। असल में भारत के जो नए लेबर कोड्स हैं, उनके तहत सैलरी और कानूनी शब्द मजदूरी अब दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही तय करता है कि किसी के प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में कितना पैसा जमा होगा और हर महीने हाथ में कितनी सैलरी आएगी। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इन नए कानूनों की जरूरत पड़ी ही क्यों। यह सब एक पुरानी समस्या को हल करने के लिए किया गया है। इस समस्या का नाम है वेज स्प्लिटिंग। ये क्या होता था? देखिए, कंपनियां सैलरी को कई छोटे छोटे हिस्सों यानी अलाउंस में बांट देती थी, और ऐसा करने का मकसद सिर्फ एक था, बेसिक सैलरी को कागज पर कम दिखाना। बेसिक कम तो कंपनी का प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी जैसे सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन भी कम, मतलब सीधा सीधा रिटायरमेंट की बचत पर असर। तो अब देखते हैं कि नया कानून इस वेज स्प्लिटिंग को कैसे रोकता है। कानून ने मजदूरी की एक साफ सुथरी परिभाषा दी है। इसकी बुनियाद एक बहुत ही सिंपल 3 हिस्सों वाले स्ट्रक्चर पर है। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि 3 चीजें, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, और रिटेनिंग अलाउंस, ये तो हमेशा मजदूरी का हिस्सा मानी ही जाएंगी। फिर एक लंबी लिस्ट उन चीजों की है जिन्हें आमतौर पर बाहर रखा गया है, जैसे एचआरए, कमीशन, ओवरटाइम वगैरह। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। देखिए, इन कानूनों का असली मकसद था सैलरी स्ट्रक्चर में एक रूपता लाना, यानी यूनिफॉर्मिटी। पहले क्या होता था, हर कंपनी अपनी अपनी परिभाषा बना लेती थी, जिससे बहुत कंफ्यूजन और कानूनी लड़ाइयां होती थी। अब उस सिस्टम को हटाकर एक सीधा साधा फॉर्मूला बेस्ड मॉडल लाया गया है। तो अब आते हैं इस कानून के सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर। एक ऐसा नियम जिसने असल में पूरे खेल को ही बदल दिया है। इसे कहते हैं 50% रूल। इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी की कुल महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए। अब ये एक बहुत ही कॉमन सैलरी स्ट्रक्चर है जो पहले देखने को मिलता था। इसमें देखिए, मूल मजदूरी यानी बेसिक और डीए मिलाकर सिर्फ 40,000 रुपए हैं, और बाकी के 60,000 रुपए अलग अलग अलाउंस के नाम पर दिए जा रहे हैं। अब नया कानून हर पे स्लिप को देखकर बस एक गणित का सवाल पूछता है, क्या ये जो बाहर रखे गए भत्ते हैं यानी 60,000 रुपए, ये कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हैं? तो 1 लाख का 50% हुआ 50,000, और 60,000 तो 50,000 से ज्यादा है। तो जवाब हुआ हाँ, बिल्कुल ज्यादा है। तो आप देखिए कि ये 50% का नियम काम कैसे करता है। कानून कहता है कि अलाउंस 50% से जितना भी ज्यादा होगा, उस अतिरिक्त रकम को वापस खींचकर मजदूरी में जोड़ दिया जाएगा। इसे ही क्लॉबैक कहते हैं। तो यहां 10,000 रुपए ज्यादा हैं, है ना? तो इन 10,000 रुपयों को 40,000 की मूल मजदूरी में जोड़ दिया जाएगा। मतलब नई कानूनी मजदूरी अब 40,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपए हो गई। और ये है वो फाइनल नंबर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसका मतलब अब पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना 40,000 पर नहीं बल्कि 50,000 रुपए पर होगी। इस नियम ने यह पक्का कर दिया कि कानूनी मजदूरी कुल सैलरी के 50% से कम तो हो ही नहीं सकती। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं इस कानून के सबसे दिलचस्प पहलू पर। वो ये कि मजदूरी की ये परिभाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मतलब ये सिचुएशन के हिसाब से बदलती है। ये कैसे होता है? देखिए, जब बात सोशल सिक्योरिटी यानी पीएफ और ग्रेच्युटी की होती है, तो मजदूरी में सिर्फ बेसिक कंपोनेंट और क्लॉबैक अमाउंट जुड़ता है। लेकिन जैसे ही बात समान वेतन या सैलरी टाइम पर देने की आती है, तो मजदूरी की परिभाषा और भी बड़ी हो जाती है। तब उसमें एचआरए, कन्वेंस, ओवरटाइम सब कुछ शामिल कर लिया जाता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल कदम है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी अब अलाउंस में हेर फेर करके पुरुष और महिला कर्मचारियों की सैलरी में भेदभाव नहीं कर सकती। ये नियम समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को जमीनी हकीकत में बदलता है। तो सवाल यह है कि इन सारे कानूनी बदलावों का आखिर हमारी आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इसे कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के नजरिए से समझते हैं। कर्मचारियों के लिए देखा जाए तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। एक तरफ रिटायरमेंट की बचत यानी प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में अब पहले से ज्यादा पैसा जमा होगा, लेकिन दूसरी तरफ इसका यह भी मतलब हो सकता है कि हर महीने जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो थोड़ी कम हो जाए। साथ ही ओवरटाइम का रेट बढ़ेगा और सैलरी टाइम पर मिलेगी, इसकी गारंटी भी मजबूत होगी। और कंपनियों के लिए, खैर उनके लिए इसका मतलब है ज्यादा वित्तीय जिम्मेदारी। उनका पीएफ और ग्रेच्युटी पर होने वाला खर्च बढ़ेगा। उन्हें अपनी पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को नए सिरे से बनाना होगा, और यह भी पक्का करना होगा कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो 2 दिन के अंदर अंदर उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाए।
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वेज स्प्लिटिंग का दौर अब खत्म हो गया है। अब भारत में एक नए फॉर्मूला पर आधारित सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। अब भत्तों के खेल से जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता। इस बड़े बदलाव के पीछे सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। पहला, कानूनों की व्याख्या में कंफ्यूजन खत्म करके एक स्टैंडर्ड तरीका लाना, और दूसरा, सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सके। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। इस नई जानकारी के बाद अपनी पे स्लिप को एक बार फिर से देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये 50% के टेस्ट को पास करती है? इसका जवाब जानना अब बहुत जरूरी है। जब हम अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं तो सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? टेक होम पर। हाँ बिल्कुल, मतलब नजर जाती तो है बेसिक पे, एचआरए, इन सब पर, लेकिन असली ध्यान तो बस उस एक नंबर पे होता है जो बैंक अकाउंट में आता है। मुझे याद है मेरी पहली स्लिप में एक स्पेशल अलाउंस का बहुत बड़ा हिस्सा था और मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि वो स्पेशल क्यों है। अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है। अच्छा, पर सोचिए, अगर आपकी सैलरी और कानून की नजर में मजदूरी यानी वेजेस दो बिल्कुल अलग चीजें हो तो। और ज्यादातर मामलों में होती भी है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। भारत के जो नए श्रम कानून हैं, उन्होंने मजदूरी शब्द को एक नई और कह सकते हैं एक गणित पर आधारित परिभाषा दी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। नहीं, इसका सीधा असर हमारे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, इन सब पर पड़ता है। बिल्कुल, आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि नया कानून क्या कहता है, बल्कि ये कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। मतलब दशकों पुरानी अलग अलग कानूनों में जो परिभाषाएं थीं, बिखरी हुई थी, हाँ, उनसे हटकर हम एक फॉर्मूला आधारित सिस्टम की तरफ क्यों बढ़े? ये बदलाव एक प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए है जिसे वेज स्प्लिटिंग कहते हैं। वेज स्प्लिटिंग? हाँ, जहां कंपनियां सैलरी का बड़ा हिस्सा भत्तों मतलब अलाउंसेस में दिखाकर अपनी कानूनी देनदारियां कम कर लेती थीं। अच्छा, तो आज की बातचीत से यह समझने में मदद मिलेगी कि कानूनी तौर पर किसी की मजदूरी अब कैसे कैलकुलेट होती है और इसका हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर क्या असर होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब पुरानी व्यवस्था में ऐसी क्या गड़बड़ थी कि उसे बदलना पड़ा? देखिए, गड़बड़ एक नहीं थी, कई थी, और वो दशकों से चली आ रही थी। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि भारत में मजदूरी की कोई एक सिंगल परिभाषा थी ही नहीं। मतलब हर कानून के लिए अलग। बिल्कुल। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के लिए मजदूरी का मतलब कुछ और था, ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के लिए कुछ और मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए तो बिल्कुल ही अलग। ये तो बहुत कंफ्यूजन वाला मामला है। और ये कानूनी उलझन थी जिसका कंपनियों ने कह सकते हैं भरपूर फायदा उठाया। और इसी उलझन से वो स्पेशल अलाउंस जैसी चीजें निकली जिसे आपने वेज स्प्लिटिंग कहा। बिल्कुल, इसी को एक भत्ता अर्थव्यवस्था या अलाउंस इकोनॉमी कहते हैं। कंपनियां जानबूझकर बेसिक पे को आर्टिफिशियली बहुत कम रखती थी। कितना कम? कभी कभी को कुल सीटीसी का सिर्फ 30 या 40%। बस? हाँ, और बाकी का 60-70% हिस्सा स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, मतलब अनगिनत भत्तों में बांट दिया जाता था। और इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपना योगदान कम करना। क्योंकि वो बेसिक पे पर कैलकुलेट होता है। सही पकड़ा, वो योगदान कानूनी तौर पर बेसिक पे और कुछ गिने चुने भत्तों पर ही आधारित थे। तो बेसिक पे जितना कम, कंपनी का खर्चा उतना ही कम। लेकिन अदालतों ने इस पर कुछ नहीं किया। ये तो साफ तौर पर कानून की नियत के खिलाफ लगता है। कोशिशें हुई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत जरूरी फैसला आया था सूर्य रोशनी केस में। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी भत्ता जो यूनिवर्सल है, मतलब सभी कर्मचारियों को दिया जाता है और उनकी नौकरी का हिस्सा है, उसे पीएफ कैलकुलेशन के लिए बेसिक वेज का हिस्सा माना जाना चाहिए। तो इससे कुछ तो रुका होगा ये सब? कुछ हद तक। उस फैसले ने वेज स्प्लिटिंग पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो एक न्यायिक व्याख्या थी, कोई सीधा साधा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं था। इसलिए भ्रम बना रहा। नए कानून ने बस उसी न्यायिक व्याख्या को एक ठोस गणित के नियम में बदल दिया है। तो ये साफ है कि पुरानी व्यवस्था में बहुत खामियां थी। तो अब ये जो नया सिस्टम है, ये काम कैसे करता है? इसकी बुनियाद क्या है? नए सिस्टम की बुनियाद एक 3 लेयर वाली परिभाषा है। इसे 3 हिस्सों में समझना सबसे आसान है। ठीक है। पहला हिस्सा है कि मजदूरी में हमेशा क्या शामिल होगा। ओके। दूसरा हिस्सा है कि क्या बाहर रखा जाएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, वो 2 शर्तें हैं जो इस पूरी कैलकुलेशन को पलट सकती हैं। ठीक है, तो पहले लेयर से शुरू करते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो हमेशा बिना किसी शर्त के मजदूरी का हिस्सा मानी जाएंगी? इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो मजदूरी की नींव हैं। पहला, मूल वेतन यानी बेसिक पे। ठीक है। दूसरा, महंगाई भत्ता यानी डीए। और तीसरा, प्रतिधारण भत्ता यानी रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस, ये क्या होता है? ये एक बहुत जरूरी एडिशन है। ये पारंपरिक रूप से मौसमी उद्योगों के लिए था, जैसे चीनी मिले। अच्छा। जहां कर्मचारियों को ऑफ सीजन में कंपनी में बनाए रखने के लिए पेमेंट की जाती थी। तो ये आज के दौर में भी रेलेवेंट है सर्विस इंडस्ट्री में? बहुत ज्यादा। आज के जमाने में देखें तो इसे आईटी सेक्टर में बेंच पे से जोड़ सकते हैं। बेंच पे मतलब जब कोई एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पर नहीं होता? बिल्कुल, जब वो अगले प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहा होता है तो उसे जो पेमेंट मिलती है वो एक तरह का रिटेनिंग अलाउंस ही है। नए कानून ने इसे साफ
साफ साफ मजदूरी का हिस्सा मान लिया है। ठीक है, तो बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस ये हमेशा मजदूरी का हिस्सा है। लेकिन सैलरी स्लिप में तो और भी बहुत कुछ होता है, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, बिल्कुल। और वो मेरा वाला स्पेशल अलाउंस, इन सब का क्या होता है? हाँ, और यहीं से दूसरा लेयर शुरू होता है जिसे हम अपवर्जन सूची या एक्सक्लूजन लिस्ट कहते हैं। ओके, कानून में 11 तरह के पेमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें आमतौर पर मजदूरी से बाहर रखा गया है। जैसे कि इसमें आपका मकान किराए भत्ता, एचआरए, वाहन भत्ता, ओवरटाइम, बोनस, कमीशन, ग्रेचुइटी, ये सब शामिल है। तो पहली नजर में तो लगता है कि कंपनियों को फिर से एक रास्ता मिल गया। लगता तो है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सबसे बड़ा मोड़ यहीं से आता है। मतलब इन बाहर रखी गई चीजों को भी मजदूरी माना जा सकता है, ये कैसे? यहीं पर कानून का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा आता है। इसे हम 50% का नियम या 50% टेस्ट कह सकते हैं। 50% टेस्ट? हाँ, कानून की भाषा थोड़ी मुश्किल है, वो इसे प्रथम परंतुक और मानित कल्पना कहते हैं, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल टेस्ट है। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि बिल्कुल साफ हो जाए। जरूर। मान लीजिए किसी कर्मचारी का कुल मासिक पारिश्रमिक मतलब टोटल रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख। अब उनकी सैलरी स्लिप के हिसाब से मूल मजदूरी यानी बेसिक पे और डीए मिलाकर 40,000 रुपए हैं। ओके, 40%। और बाहर रखे गए भत्ते जैसे एचआरए, स्पेशल अलाउंस वगैरह कुल मिलाकर 60,000 रुपए हैं। 60%। अब कानून एक सीधी सी जांच करता है, क्या ये जो बाहर रखे गए भत्ते हैं यानी 60,000 रुपए वो कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हैं? इस केस में कुल सैलरी 1 लाख का 50% हुआ 50,000। तो हाँ, 60,000 तो 50,000 से ज्यादा है। बिल्कुल। तो अब क्या होगा? अब जादू होगा। कानून कहता है कि 50% की लिमिट से ऊपर जितनी भी रकम है उसे वापस मजदूरी में खींचकर जोड़ दिया जाएगा। इसे क्लॉबैक कहते हैं। क्लॉबैक। तो हमारे उदाहरण में 60,000 माइनस 50,000 जो कि 10,000 रुपए हुए, उसे वापस मजदूरी में जोड़ दिया जाएगा। तो अब पीएफ और ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन के लिए नई कानूनी मजदूरी क्या होगी? 40,000 जो पहले थी प्लस ये 10,000 यानी 50,000 रुपया। बिल्कुल। वाह, मतलब एक सिंपल से गणित के नियम से किसी की कानूनी मजदूरी 40,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए हो गई, जी। भले सैलरी स्लिप कुछ भी कहती रहे। यही इसका सार है। ये नियम पक्का करता है कि किसी भी कर्मचारी की कानूनी मजदूरी उसके कुल वेतन के 50% से कम नहीं हो सकती। ये वेज स्प्लिटिंग के युग का अंत है। और ये 50% की सीमा फिक्स्ड है? फिलहाल हाँ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार के पास भविष्य में इस सीमा को बदलने का अधिकार भी है। 1 मिनट, लेकिन क्या इससे कंपनियां चालाकी नहीं कर सकती? क्या वो बस सबका सीटीसी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना देंगी कि बेसिक और डीए मिलाकर ठीक 50% पर आ जाए? ये एक बेहतरीन सवाल है, और हाँ, कंपनियां ऐसा कर सकती हैं और कई कर भी रही हैं। तो ये तो नियम की भावना के खिलाफ हुआ ना? नहीं, ये चालाकी नहीं, ये कानून का पालन करना है। कानून का मकसद ये नहीं था कि बेसिक 100% हो जाए, मकसद था कि एक न्यूनतम सीमा तय हो। पहले जहां बेसिक 30% होता था, अब वो कम से कम 50% होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार है। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। लेकिन आपने कहा था कि 2 शर्तें हैं। पहली तो ये 50% का नियम हो गया, दूसरी क्या है? दूसरी शर्त और भी दिलचस्प है। वो दिखाती है कि मजदूरी की यह परिभाषा पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कुछ खास स्थितियों में अपना रूप बदल लेती है, और इसका कारण बहुत जरूरी है। इसे दूसरा परंतुक या सेकंड प्रोवाइजो कहते हैं। और वो खास स्थितियां क्या हैं? यही हम कहता है कि 2 खास मकसदों के लिए मजदूरी की परिभाषा और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। क्या है वो? पहला, सभी लिंगों के लिए समान काम के लिए समान मजदूरी सुनिश्चित करना, और दूसरा, कर्मचारियों को उनकी मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना। अच्छा। इन 2 मामलों में 4 ऐसे भत्तों को जिन्हें आमतौर पर बाहर रखा जाता है वापस मजदूरी के कैलकुलेशन में शामिल कर लिया जाता है, भले ही वो 50% की सीमा के अंदर ही क्यों ना हो। वो कौन से 4 भत्ते हैं और इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? क्या कंपनियां एचआरए वगैरह का इस्तेमाल करके भेदभाव कर रही थी? वो 4 भत्ते हैं: वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, एचआरए, किसी समझौते के तहत मिलने वाला पैसा, और ओवरटाइम भत्ता। और इसका प्रैक्टिकल असर बहुत ज्यादा है, खासकर जेंडर जस्टिस के लिए। देखिए, अब कोई कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी जो एक जैसा काम कर रहे हैं उन्हें समान बेसिक पे दे, लेकिन पुरुष को बहुत ज्यादा एचआरए या वाहन भत्ता देकर उनकी असल सैलरी में एक बड़ा फर्क पैदा कर दे। अच्छा, तो जब समान वेतन के उल्लंघन का मामला उठेगा तब कानून सिर्फ बेसिक पे नहीं बल्कि इन 4 भत्तों को जोड़कर बनी बड़ी तस्वीर देखेगा। ये एक बहुत शक्तिशाली कदम है। तो इन सबका निचोड़ क्या है? इसका कंपनियों और हम जैसे कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा? असर दोनों पर पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा फायदा है सामाजिक सुरक्षा में, मतलब प्रोविडेंट फंड में उनका और कंपनी का योगदान बढ़ेगा, क्योंकि उनकी कानूनी मजदूरी बढ़ गई। बिल्कुल। आपकी मजदूरी 40,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए होने का मतलब है कि अब आपके पीएफ खाते में हर महीने ज्यादा पैसा जमा होगा, जिससे लंबी अवधि में एक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार होगा। सही। लेकिन अगर पीएफ में ज्यादा पैसा कटेगा तो मतलब टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। ये बिल्कुल सही चिंता है, और ये इसका दूसरा पहलू है। हाँ, शॉर्ट टर्म में टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। तो क्या कर्मचारी इससे खुश होंगे? ये असल में एक वैचारिक बदलाव है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को शॉर्ट टर्म खर्चे पर प्राथमिकता देना। सरकार अनिवार्य रूप से यह कह रही है कि हम आपकी रिटायरमेंट के लिए बचत को प्राथमिकता देंगे। और कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए तो ये एक बड़ा झटका होगा। कंपनियों पर इसका बहुत बड़ा और सीधा असर पड़ेगा।
पहला, उन्हें अपनी पूरी वेतन संरचना मतलब सीटीसी स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से बदलना होगा। दूसरा, और ये सबसे बड़ा है, उनकी ग्रेच्युटी की देनदारी में भारी बढ़ोतरी होगी। हमारे सूत्रों में से एक ने इसे ग्रेच्युटी टाइम बॉम्ब कहा है। ग्रेचुइटी टाइम बॉम्ब, ये सुनने में तो काफी गंभीर लगता है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, सोचिए एक कंपनी जिसने सालों से अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की गणना 30% या 40% बेसिक पे पर की है, हाँ। उसे अब अचानक 50% या उससे भी ज्यादा पर करनी पड़ेगी। और ग्रेच्युटी आपकी आखिरी सैलरी पर कैलकुलेट होती है। ओह, तो जो कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं, उनकी पूरी सर्विस की ग्रेच्युटी देनदारी रातों रात 25-30% या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये तो कई कंपनियों के लिए उनकी बैलेंस शीट पर बहुत बड़ा असर डालेगा। बिल्कुल, इसीलिए इसे टाइम बम कहा जा रहा है। इसके अलावा ओवरटाइम और लीव इनकैशमेंट की लागत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी गणना भी अब बढ़ी हुई मजदूरी पर होगी। और क्या सरकार इसे लागू करने के लिए भी कोई नया तरीका अपना रही है? हाँ, लागू करने का तरीका भी पूरी तरह से बदल रहा है। अब लेबर इंस्पेक्टर की जगह इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे। मतलब उनका काम सिर्फ गलतियां निकालना नहीं होगा? नहीं, बल्कि पालन करने में मदद करना भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। श्रम सुविधा पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब एल्गोरिदम बेस्ड जांच होगी। वो कैसे? कंपनियां जब अपना पेरोल डेटा अपलोड करेंगी तो सिस्टम अपने आप जांच करेगा कि क्या किसी कर्मचारी के भत्ते कुल वेतन के 50% से ज्यादा तो नहीं है। और अगर हुए तो सिस्टम अपने आप एक रेड फ्लैग जनरेट कर देगा। इसे हेरफेर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि वेज स्प्लिटिंग और वो स्पेशल अलाउंस का युग अब खत्म हो गया है। अब एक नया गणित आधारित दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये वाकई एक बड़ा वैचारिक बदलाव है जो लंबी अवधि की सामाजिक सुरक्षा को छोटी अवधि की टेक होम सैलरी पर प्राथमिकता देता है। सही कहा। नए कानून ने पुराने लूप होल्स को बंद करने के लिए गणित का सहारा लिया है, जो कि बहुत असरदार है। लेकिन इसने एक नई बहस का दरवाजा भी खोल दिया है। वो क्या है? इस परिभाषा में एक क्लॉज है जो रोजगार की प्रकृति के कारण हुए विशेष खर्चों मतलब स्पेशल एक्सपेंसेस को मजदूरी से बाहर रखता है। ये उन खर्चों के लिए है जो कर्मचारी कंपनी के काम के लिए करता है और कंपनी उसे चुका देती है। अब सोचने वाली बात है कि आज के वर्क फ्रॉम होम के दौर में विशेष खर्च है क्या? अच्छा, ये तो दिलचस्प सवाल है। क्या आपके घर पे लगा हाई स्पीड इंटरनेट का खर्च एक बिजनेस रिएम्बर्समेंट है या एक पर्सनल सुविधा? अगर आप अपनी बिजली और लैपटॉप का इस्तेमाल कंपनी के काम के लिए कर रहे हैं, तो क्या उसका एक हिस्सा विशेष खर्च माना जाना चाहिए? ये सवाल तो मजदूरी को परिभाषित करने की अगली कानूनी लड़ाई का मैदान हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि तकनीक काम करने के तरीके को कानून से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है।